गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म आइसक्यूब एजुकेशन ग्रुप पर। गाइस, हम रोज देखते हैं यहाँ पे एसएससी सीजीएल में जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस टाइप के क्वेश्चंस का हम पैटर्न देखते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं, है ना। तो देखते हैं 10 दिसंबर का पेपर कैसा रहा, उससे रिलेटेड देखते हैं। चलिए, करंट अफेयर के क्वेश्चन कहाँ से रहे और जीके जीएस के क्वेश्चन कहाँ से रहते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। जल्दी से सभी स्टूडेंट लाइव आएंगे और सेशन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेंगे याद से, ठीक है। याद से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेंगे जो भी नए जुड़े हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में मेटा ने दुनिया के सबसे तेज कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाले ठीक है, एक सेकंड गाइस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाले सुपर कंप्यूटरों में से कौन सा पेश किया। ठीक है, तो जो मेटा है, ठीक है, ध्यान रखेंगे मेटा, फेसबुक जो नाम चेंज करके मेटा रखा गया था, है ना, मार्क जुकरबर्ग की जो कंपनी है मेटा ने दुनिया के सबसे तेज सुपर कंप्यूटरों में से एक कंप्यूटर पूछा जा रहा है जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सुपर कंप्यूटर में से कौन सा पेश किया है, कौन सा बनाया है, तो ये पूछा जा रहा है। तो गाइस कौन सा है, ये है आपका एआई रिसर्च सुपर क्लस्टर, जिसको RSC भी कहा जाता है। ओके, एआई रिसर्च सुपर क्लस्टर जो है सुपर कंप्यूटर है, ये एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सुपर कंप्यूटर है। ओके, तो ये लॉन्च किया है इन्होंने, तो इसे याद रखेंगे। यह डेटा प्रोसेस करने की क्षमता को बढ़ाता है। ओके, चलिए, तो कुछ नहीं है इसमें, ये सुपर कंप्यूटर है, ये इसने लॉन्च किया है, तो इसे याद रखेंगे। और ये विश्व के 5वें नंबर के सुपर कंप्यूटर में आता है। ठीक है, ये करंट में रहा था इसीलिए क्वेश्चन आया है। ठीक है, क्योंकि देखिए सीजीएल में ना क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं गाइस, एक साल पुराने करंट के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेनिस में जनवरी 2022 में ऑस्ट्रेलिया में एडिलेड इंटरनेशनल डबल्स ट्रॉफी किसने जीती। ठीक है, एडिलेड इंटरनेशनल डबल्स ट्रॉफी किसने जीती। ओके, ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, तो किसने जीती गाइस, ये दो व्यक्तियों ने जीती, रोहन बोपन्ना और राजकुमार रामनाथ ने। ठीक है, रोहन बोपन्ना और राजकुमार जो है रामनाथ ने ये ट्रॉफी जीती। ओके, चलिए, तो ये भारतीय जो था पेयर था, भारतीय जोड़ी थी। तो गाइस ये आपका ऐप है, याद से आप डाउनलोड कर लेंगे, आपका आइसक्यूब ऐप डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं वर्ष 2022 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कुल कितने व्यक्तियों को। ठीक है, तो ओवरऑल कितने व्यक्तियों को जो है पद्म पुरस्कार दिए गए। ठीक है, पद्म पुरस्कार कितने व्यक्तियों को दिए गए 2022 में। तो गाइस देखते हैं कितने व्यक्तियों को दिए गए हैं, ये दिए गए हैं 128, कितने 128 जो है पर्संस को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं 2022 के लिए। 128 लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। ये 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं। देखिए, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ठीक है, इन तीनों में सम्मानित किया जाता है। गृह मंत्रालय ने 25 जनवरी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वालों की सूची की घोषणा की। तो गाइस अगर पूछ लिया जाए कि पद्म पुरस्कार जो होते हैं उनकी घोषणा कौन करता है, तो आपकी होम मिनिस्ट्री, आपका गृह मंत्रालय करता है। ठीक है, जो गायक है सोनू निगम और ओलंपिक स्वर्ण विजेता कौन, नीरज चोपड़ा को पद्मश्री दिया गया है। ठीक है, इन्हें पद्मश्री दिया है। कुछ और इंपॉर्टेंट नेम देख ले रहे हैं जिनको दिया गया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए ये एक तो श्री राधे श्याम खेमका बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको मरणोपरांत दिया गया है, और जनरल बिपिन रावत, इनको भी मरणोपरांत दिया गया है। ठीक है, तो इनको साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया है, अलग अलग क्षेत्र होते हैं उनमें दिया जाता है, और इनको सिविल सेवा के क्षेत्र में दिया गया है। ठीक है, तो याद रखेंगे। कल्याण सिंह, इनको भी मरने के बाद दिया है सार्वजनिक कार्यों के लिए, और प्रभा अत्रे को दिया है कला के क्षेत्र में। ठीक है, तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को बहुत अच्छे से याद रखेंगे। इनको पद्म पुरस्कार दिए गए हैं और किस किस क्षेत्र में। ठीक है, मरने के बाद मरणोपरांत दिए गए हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन, जनवरी 2022 में खेलों में उत्कृष्टता के लिए नीरज चोपड़ा को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया। ठीक है, खेलों में उत्कृष्टता के लिए नीरज चोपड़ा, ठीक है, नीरज चोपड़ा को, जिसको गोल्ड मैन भी जिसका नाम रख दिया गया है क्योंकि ये ओलंपिक में स्वर्ण लेके आए, है ना, तो क्या बोलते हैं, कौन सा पुरस्कार दिया गया, तो इन्हें दिया गया गाइस परम विशिष्ट सेवा पदक। क्या, परम विशिष्ट सेवा मेडल जो है इनको दिया गया नीरज चोपड़ा को। ठीक है गाइस, ये निशानेबाज है, जो भाला होता है ना, भाला फेंक है। ठीक है, जो ये गेम खेलते हैं उसको भाला फेंक या जेवलिन थ्रो भी कहा जाता है। ओके, चलिए, नीरज चोपड़ा को परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। उन्होंने ओलंपिक 2021 में भारत का पहला एथलेटिक्स में क्या लेके आए गाइस, गोल्ड लेके आए, स्वर्ण लेके आए।
ठीक है, इतिहास रच दिया एक तरीके से ओलंपिक में। भारत का पहला एथलेटिक्स में ये गोल्ड लेकर आए। यह निशानेबाज हैं, ठीक है, निशानेबाज हैं, ये भी निशानेबाज है एक तरीके से। भाला फेंक वो भी निशाना लगाना ही होता है, जिसको जेवलिन थ्रो बोलते हैं, ठीक है। अभिनव बिंद्रा के बाद व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण जीतने वाले दूसरे भारतीय व्यक्ति बने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ओलंपिक में जो है जो है बिंद्रा के बाद निशानेबाजी में, है ना, निशानेबाज है ये व्यक्तिगत रूप से, यहाँ पे व्यक्तिगत रूप शब्द पकड़ेंगे गाइस। अगर पूछ लिया जाए कि व्यक्ति में, जैसे टीम लेके आती है ना, ग्रुप लेके आते हैं, पेयर लेके आते हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से लाने वाले ये अभिनव बिंद्रा के बाद जो है दूसरे व्यक्ति हैं। ये भारतीय सेना में 4 राजपूताना राइफल्स के साथ सूबेदार हैं। मतलब इनको जिस तरीके से होता है ना, इन्हें एक विभाग की तरह नियुक्त कर दिया जाता है, जैसे एम्बेसडर बनाया जाता है ना, उस तरीके से है ये। उन्होंने खेलों में उत्कृष्टता के लिए 2020 में विशिष्ट सेवा पदक जीता है, ये हम देख चुके हैं। चलिए, निम्न में से कौन भारतीय सिनेमा में पहली भारतीय महिला निर्माता एवं निर्देशक थी, ठीक है। भारतीय सिनेमा के अंतर्गत कौन सी महिला पहली निर्माता या निर्देशक थी फिल्मों में, ठीक है, ये पूछा जा रहा है। तो गाइस ये कौन है, फातिमा बेगम। फातिमा बेगम जो है पहली निर्देशक या निर्माता है भारतीय सिनेमा में। 1926 में बुलबुल ए परिस्तान का निर्देशन किया इन्होंने, तो इसे याद रखेंगे। ओके, चलिए देखते हैं आगे। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम किस शहर में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम किस शहर में स्थित है? तो ये किस में है? नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में स्थित है इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम। इंडोर स्टेडियम का मतलब होता है गाइस, मतलब इसमें जो भी खेल होते हैं ना, बहुत सारे खेल होते हैं, वो अंदर स्टेडियम में ही होते हैं, ठीक है। अक्सर क्या होता है ना, जो बड़े बड़े प्ले होते हैं, बड़े बड़े खेल होते हैं, वो अक्सर ज्यादातर खेल बाहर ग्राउंड में, फील्ड में होते हैं, लेकिन ये इंडोर स्टेडियम है। थोड़ा सा आप एक्सप्लेनेशन देखेंगे जब आपको समझ में आएगा, ठीक है। स्टेडियम को पहले इंद्रप्रस्थ स्टेडियम और इंदिरा गांधी एरिना के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। तो अगर इंद्रप्रस्थ स्टेडियम या इंदिरा गांधी एरिना स्टेडियम पूछ लिया जाए तो कहाँ है? दिल्ली में है। इसी को अब इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम कहा जाता है, ठीक है। यह भारत में सबसे बड़ा इंडोर खेल क्षेत्र है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा इंडोर खेल क्षेत्र, ठीक है, पूछ लिया जाए तो क्या है? वही इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, या एशिया का भी ये सबसे बड़ा है। ओके, याद रखेंगे। 1982 के एशियाई खेलों में इंडोर खेलों की मेजबानी के लिए इसका उपयोग किया गया था। तो 1982 के जो एशियाई खेल हुए थे गाइस, जो एशियाई गेम्स हुए थे, वहां पे जो इंडोर गेम्स थे उनके लिए इस स्टेडियम का यूज किया गया था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, मतलब करंट अफेयर का क्वेश्चन है और एक तरीके से आपका जीएस का क्वेश्चन भी है, हर तरीके से, है ना। तो याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस राज्य में सोन भंडार गुफाएं, क्या सोन भंडार गुफाएं स्थित हैं? किस राज्य में सोन भंडार गुफाएं स्थित हैं? तो गाइस किस राज्य में है? आपका बिहार में। कहाँ है? बिहार में सोन भंडार गुफाएं स्थित हैं। सोन से याद रखेंगे, सोन नदी, सोन भंडार गुफाएं स्थित हैं। ये गुफाएं गाइस जैन संप्रदाय, क्या जैन संप्रदाय से संबंधित है, तो उसे याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, सोन भंडार गुफाएं जो है बिहार में स्थित है। ओके, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास की हैं, और ये सोन भंडार गुफाएं जैनियों की गुफाएं हैं। ओके, तो इनको याद रखेंगे। चलिए देखते हैं कैप्चर। कैप्चर शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है? ओके, पूछा जा रहा है कि जो कैप्चर शब्द है वह किस खेल से संबंधित है। तो गाइस यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, तो किस खेल से है? ये है आपका शतरंज, ठीक है, शतरंज के खेल से संबंधित है आपका कैप्चर शब्द। ओके, यहाँ पे कुछ और खेल है, हॉकी, क्रिकेट, गोल्फ, फुटबॉल, कुछ और खेल दे रखे हैं गाइस, तो इनसे संबंधित शब्द है यहाँ पे दे रखी है शब्दावलियां, आप उसको देख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ओके, क्योंकि शब्दावलियों से आपको पता है एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। निम्न शासकों में से किसने तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया? ठीक है, किस शासक ने, इनमें से किस शासक ने तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया? तंजावुर तमिलनाडु में, तमिलनाडु माला जो कोरोमंडल तट है उसकी बात हो रही है, तो वहां पे किसने करवाया? तो गाइस किसने करवाया? ये राजा चोल ने, ठीक है, राजा चोल, चोल शासन का एक प्रतापी राजा था जिसे राजा चोल कहते हैं, इसने यहाँ पे करवाया। और गाइस ये मंदिर जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है, तो इसे भी याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है थुलाल। थुलाल डैश राज्य से संबंधित एक व्यंग्यात्मक नृत्य है, ठीक है।
थुलाल क्या है, एक नृत्य है, व्यंग्य करने वाला, व्यंग्यात्मक नृत्य है। देखिए ये थुलाल जो नृत्य है, पहले तो इसके बारे में बता दें, इसमें क्या होता है गाइस, ये नृत्य भी होता है और नाटक भी होता है। जैसे मैं अपने ही मुंह से गाऊं और मैं साथ में नाटक भी करूं, है ना, तो ये एक व्यंग्यात्मक नृत्य है। तो ये किस राज्य से संबंधित है गाइस, ये आपका केरल से संबंधित है। ओके, थुलाल नृत्य केरल से है। इस टाइप के नृत्य वगैरह से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। फेस्टिवल किस राज्य का है, नृत्य किस राज्य का है ना, तो ये इससे याद रखेंगे। चलिए, इसको ओट्टम थुलाल, ओट्टम थुलाल पूरा नाम है इसका, तो इसे याद रखेंगे। ये नृत्य और नाटक प्रदर्शन कला के रूप में है। ओके, चलिए केरल के कुछ और लोकप्रिय कला और नृत्यों के बारे में देख ले रहे हैं गाइस। तो देखते हैं, एक है थेयम, थेयम भी केरल का ही है, कथकली भी केरल का है, कुटियाट्टम केरल का है, और नांगियार कुथु भी केरल का है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में। सेशन को शेयर करते जाएंगे स्टूडेंट, सेशन को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, जो भी नए जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लेंगे याद से। ठीक है, चलिए तो देखते हैं, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने दक्षिण भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ खोला। ठीक है, तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने साउथ इंडिया में अपना जो है फर्स्ट कारखाना कहाँ खोला। कारखाना हो, फैक्ट्री हो, हमेशा बताती हूँ, चाहे फैक्ट्री हो, चाहे कारखाना हो, चाहे कोठी हो, है ना, कुछ भी शब्द आ जाए तो वो एक ही बात है। ठीक है, तो कहाँ खोला, उस समय ये इन्हीं नामों से जाना जाता था। ठीक है, तो कहाँ खोला गाइस, ये ऑप्शन सी होगा आपका, मसूलीपट्टनम। कहाँ खोला है, ऑप्शन सी मसूलीपट्टनम में, जिसको मच्छलीपट्टनम भी कहते हैं। अगर कहीं मच्छलीपट्टनम लिखा हो ना तो ध्यान रखेंगे, मच्छली, ठीक है, मच्छलीपट्टनम। ओके, तो मच्छलीपट्टनम भी लिखा हो तो ध्यान रखेंगे, मसूलीपट्टनम या मच्छलीपट्टनम एक ही बात है। यहाँ पे अंग्रेजों का यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला कारखाना या पहली कोठी खोली गई थी, दक्षिण भारत की पहली। ठीक है, उत्तर भारत की तो सूरत में थी, उसको याद रखेंगे। 1608 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में एक कारखाना खोलने का निर्णय लिया। ठीक है, तो 1608 में इन्होंने सूरत में खोला, जो उत्तर भारत का पहला कारखाना था। ठीक है, और एक अंग्रेज जो है कैप्टन हॉकिंस भारत में आया था, किसके, जहांगीर के दरबार में आया था, अंग्रेजी राजदूत। ठीक है, तो ये एक फैक्ट है। चलिए, डैश में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। ठीक है, तो ईयर पूछा जा रहा है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना पहली बार तो किसने की, सर विलियम जोन्स ने की। कब की, किस ईयर में, तो 1784 में। कब की गाइस, 1784 में, 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु निक्षेप। वायु निक्षेप के कारण निम्न में से कौन सा भूभाग बनता है। ठीक है, वायु निक्षेप, विंड डिपोजिशन। ठीक है, विंड डिपॉजिट या विंड डिपोजिशन के कारण कौन सा भूभाग या कौन सी भू आकृति बनती है। ठीक है, सही शब्द होगा गाइस, कौन सी भू आकृति बनती है या स्थल आकृति बनती है। ठीक है, तो कौन सी बनती है गाइस, ये बनती है लोयस। क्या बनते हैं, लोयस बनते हैं। तो इसे वायु निक्षेप या विंड डिपोजिशन या विंड डिपोजिट के कारण, ठीक है, लोयस बनते हैं। लोयस क्या होता है गाइस, जैसे मान लो यहाँ पे रेत रेगिस्तान में इकट्ठी है। ठीक है, हवा आई और रेत के कणों को उड़ा ले गई, रेत के कणों को उड़ा ले गई और यहाँ पे इकट्ठा कर दिया। ठीक है, यहाँ पे इकट्ठा कर दिया, तो इस तरीके से ये चलता है। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। तो लोयस ये रेगिस्तान में बनते हैं। ओके, ये वायु अपर्दन के कारण, विंड डिपॉजिट के कारण बनते हैं। और बिंदु रोधिका ये नदी के कारण, नदी के जमाव के कारण बनती है, जो नदी लहर लहर के चलती है ना, विसर्ग के कारण, ये उससे बनती है। संयोजक रोधिका ये समुद्र के निक्षेप के कारण बनती है, समुद्र और जो लैंड होता है, भूभाग होता है, उसके बीच में बनती है। और मोराइन, मोराइन क्या होता है गाइस, ये ग्लेशियर, जो बर्फीले एरिया है ना वहां पे बनती है, तो ये ग्लेशियर के जमाव के कारण बनता है मोराइन। ठीक है, तो ये शब्द हैं कुछ जो एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। ओके, चलिए, ब्रह्मपुत्र नदी निम्न में से किस राज्य से होकर बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य से होकर बहती है गाइस, भारत के नॉर्थ ईस्ट से होकर बहती है। ठीक है, तो किस राज्य से, तो ये अरुणाचल प्रदेश एवं असम। ओके, भारत के अरुणाचल प्रदेश और असम से होकर बहती है ब्रह्मपुत्र नदी, तो उसको याद रखेंगे। ओके स्टूडेंट, चलिए देखते हैं ब्रह्मपुत्र के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख ले रहे हैं, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, तो मैंने सोचा लाइए इसे देखते हैं। चलिए, इसे तिब्बत में सांगपो, अब इसके नेम देखेंगे स्टूडेंट, किस किस नाम से जाना जाता है इसको। देखिए, तिब्बत क्षेत्र में इसको सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग या सियांग, असम में ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। किसको, ब्रह्मपुत्र नदी को। सारी लाइन से क्वेश्चन आंसर बनते हैं, तो याद रखेंगे अच्छे से, इसे देखेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक है, यह नदी तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है।
बाएं किनारे से मिलने वाली नदियां कौन कौन सी देख रहे हैं, इसकी सहायक नदियां देखते हैं। ल्हासा नदी, नियांग नदी, पारलुंग जांगवो नदी, लोहित नदी, धनसिरी नदी और कोलोंग नदी। ठीक है, अब देखते हैं दाहिने किनारे से कौन कौन सी मिलती है। कामेंग, मानस, बेकी, रेदक, जलढाका, तीस्ता, सुबनसिरी। ठीक है, तो ये इसकी क्या है, सहायक नदियां हैं। अगर दाएं बाएं याद ना रहे ना तो सहायक नदियां याद रखेंगे, ये इसकी सहायक है। चलिए, मांजुली द्वीप, मांजुली द्वीप जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, मांजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, वह क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी में ही स्थित है। ओके, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा से दुनिया का, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनता है। कौन सा गाइस, सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है गंगा और ब्रह्मपुत्र की धारा मिलकर। कौन सा डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा। देखिए, अगर नदी को समझने में दिक्कत हो रही है ना, तो रिवर सिस्टम मैंने करा रखा है, पूरा का पूरा इंडियन रिवर सिस्टम करा रखा है 3 पार्ट में। ठीक है, एक पार्ट में हमने देखा है पूरे के पूरे पहाड़ी जो इलाका है उसकी नदियां देखी हैं, फिर हमने मैदानी इलाके की नदियां देखी, फिर हमने देखी दक्षिण भारत पठारी इलाके की नदियां। 3 पार्ट में कराया है। तो छवि मैम के नाम से प्लेलिस्ट देख लेंगे आप आइस क्यूब चैनल पे, तो वहां पे आपको मिल जाएगी ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में। ठीक है, हमने रिवर सिस्टम करा रखा है ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में। ओके, चलिए, ब्रह्मपुत्र भारत की आयतन के हिसाब से सबसे बड़ी नदी है, जबकि लंबाई के हिसाब से क्या है, गंगा सबसे बड़ी नदी है। अगर वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, आयतन के हिसाब से पूछ लिया जाए स्टूडेंट, तो कौन सी है, ब्रह्मपुत्र सबसे बड़ी नदी है। लेकिन अगर लेंथ, लंबाई के अकॉर्डिंग पूछ लिया जाए तो कौन सी, गंगा सबसे बड़ी नदी है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, ब्रह्मपुत्र का उद्गम मानसरोवर झील से होता है। अगर इसका उद्गम स्थल पूछ लिया जाए कहां से निकलती है, तो तिब्बत में मानसरोवर झील है, वहीं से निकलती है। वहां से 2 नदियां और निकलती हैं स्टूडेंट, कौन कौन सी, एक आपकी सतलज और एक है आपकी सिंधु। ठीक है, 2 नदियां और निकलती हैं मानसरोवर से। 3848 किलोमीटर लंबी है कौन सी, ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि सिंधु नदी से थोड़ी सी लंबी है। ठीक है, अब गंगा, गंगा को देख ले रहे, गंगा कितनी लंबी है गाइस, तो गंगा ध्यान रखेंगे 2525। ठीक है, 2525 किलोमीटर हमारी गंगा लंबी है। ओके, इसका अधिकांश मैदान भारत के बाहर स्थित है। ब्रह्मपुत्र जो है अधिकांश गाइस कहाँ पर है, भारत के बाहर स्थित है। क्योंकि देखिए, तिब्बत के रीजन से ऊपर से होती आती है बाहर बाहर, और फिर बांग्लादेश में चली जाती है, पूरा बाहर से बाहर है, भारत से बाहर है। बस भारत में क्या है, अरुणाचल प्रदेश और असम से होते हुए प्रवेश करती है, इसीलिए बहुत कम भारत में रहता है इसका भाग। ठीक है, चलिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अल्पसंख्यकों को परिभाषित किया गया है। ठीक है, पूछा जा रहा है किस आर्टिकल के तहत जो माइनॉरिटीज हैं उनको जो है डिफाइन किया गया है, उनको परिभाषित किया गया है किस आर्टिकल के तहत। तो गाइस देखते हैं, ये तो होगा ही नहीं, पहली बार तो देखिए इसका ऑप्शन डी होगा, पहले तो डी देखेंगे, लेकिन आप समझेंगे जो माइनॉरिटीज है उसको कहीं भी पूरे संविधान में क्या है, परिभाषित या डिफाइन नहीं किया गया। ठीक है, अल्पसंख्यक जो होते हैं उनको समय समय पे क्या है, किसी को भी अल्पसंख्यक का दर्जा समय समय पे अपने अकॉर्डिंग दिया जाएगा। ठीक है, तो वो क्या है, संविधान में उसको डिफाइन नहीं किया गया है, तो उसे याद रखेंगे। ठीक है, समय समय पे उसको आगे चल के अल्पसंख्यक का दर्जा किसी भी समुदाय को दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, नाबार्ड, नाबार्ड में भारत सरकार का हिस्सा कितना है। ठीक है, तो नाबार्ड में पूछा जा रहा है, जो नाबार्ड बैंक है ये कृषि के क्षेत्र से संबंधित है गाइस, कृषि एवं जो रूरल एरियाज में जो डेवलपमेंट है ना उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें पूछा जा रहा है कि भारत सरकार का हिस्सा कितना है, तो कितना है, भारत सरकार का हिस्सा कितना है, तो गाइस कितना है, पूरा 99% हिस्सा जो है भारत सरकार का है, किसमें, नाबार्ड में। ओके, याद रखेंगे। चलिए, तो देखते हैं, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, इसका फुल फॉर्म है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि कौन सी बैंक इसमें से गांव में डेवलपमेंट या ग्रामीण विकास से संबंधित होगा, इस कौन सी है, नाबार्ड है। ओके, ये फर्स्ट हटा दो इसे। ठीक है, संबंध की स्थापना भारत सरकार द्वारा कृषि, कुटीर, ग्रामोद्योग के प्रचार और विकास के लिए ऋण प्रवाह को सुविधाजनक बनाने के लिए एक शीर्ष विकास बैंक के रूप में की गई है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे जो ऋण वगैरह उपलब्ध कराते हैं गांव विकास के लिए, उससे भी रिलेटेड है ये। और इसका जो हेड क्वार्टर है गाइस कहाँ है, मुंबई में स्थित है, तो उसे याद रखेंगे। ओके, चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश संभवतः प्राणियों का सबसे बड़ा समूह है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है इनमें से कौन प्राणियों का या जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है। तो गाइस ये क्वेश्चन भी बहुत रिपीट होता है एग्जाम्स में, कौन सा, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा सबसे ज्यादा, ठीक है, जो है बड़ा समूह है प्राणियों का, जंतुओं का। ठीक है, उसको याद रखेंगे। चलिए देखते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो गाइस कौन सी है, ये है आपका लिवर, यकृत, ठीक है, यकृत यानी लिवर जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो उसको याद रखेंगे। एक फैक्ट और है गाइस, लगातार पित्त का उत्पादन करता है, ठीक है, तो हमारा जो लिवर है, हमारा यकृत है, लगातार क्या है, जो पित्त रस होता है ना, उसका उत्पादन करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा क्या है, ठीक है, मनुष्य के लिए, ह्यूमन के लिए मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम या मिनिमम जो सुनने की सीमा है वो कितनी है, क्या है, ये पूछा जा रहा है गाइस। तो कितनी है, ये आपकी ऑप्शन सी होगा, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में मनुष्य की सुनने की क्षमता होती है, ठीक है, 20 HZ से 20,000 HZ के बीच में, ठीक है, मनुष्य की श्रवण क्षमता होती है, सुनने की क्षमता होती है। ओके, तो उसे याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान को मोंगली लैंड के नाम से भी जाना जाता है। भाई इंपॉर्टेंट भी है और अच्छा भी है, याद होने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि कुछ अटपटे से नाम होते हैं जैसे मोंगली लैंड, तो याद हो जाते हैं। तो किस राष्ट्रीय उद्यान को, किस नेशनल पार्क को मोंगली लैंड के नाम से भी जाना जाता है, तो गाइस पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान या पेंच नेशनल पार्क जो कहाँ पर है गाइस, आपके मध्य प्रदेश में है। कहाँ, MP मध्य प्रदेश में स्थित है। ओके, चलिए इसे मोंगली लैंड के नाम से जाना जाता है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान को। यह मध्य प्रदेश के सिवनी एवं छिंदवाड़ा जिलों में स्थित है। ओके, तो देखते हैं 1965 में वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में शुरू किया गया, मतलब इसे 1965 में जो है वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में शुरू किया गया और 1992 में से टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया। इसमें ये सब जानवर पाए जाते हैं, तो वो जरूरी नहीं है। तो गाइस सेशन यहीं पे खत्म होता है, मिलते हैं शाम को। ओके, वहां पे चल रहे हैं हमारा मुगल साम्राज्य, है ना, आज हम पढ़ेंगे वहां पे उत्तर मुगल काल। क्या पढ़ेंगे, उत्तर मुगल काल। और कल हमने वहां पे पढ़ा है औरंगजेब, तो जिसने भी क्लास नहीं देखी जाके देख लें याद से, औरंगजेब है ना, पूरा मुगल साम्राज्य पढ़ा चुके हैं। आज पढ़ेंगे उत्तर मुगल काल। तो मिलते हैं गाइस शाम को, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।